हेलो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अगर आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है, पर्टिकुलरली अगर आपके सिलेबस में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से लेके इंडिया की फ्रीडम तक जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में अबाउट 200 या 200 से ज़्यादा ही पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज नहीं लिखा है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसका रिवीजन जल्द से जल्द हो जाए और आपका टाइम एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस देखने में ज़ाया ना हो जाए। इसलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए आपके सामने पेश करता हूँ क्योंकि इससे आपका रिवीजन बहुत ही जल्द हो जाएगा और एग्जाम से पहले ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी प्रिपेयर किया है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन आपकी है उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स में अगर मैं कोई नया पॉइंट बताने जा रहा हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सभी ये चीज़ें अपनी नोटबुक पे लिखे हैं, अपनी बुक्स में लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका रिविजन अच्छी तरह से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, पुर्तगीज वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकत इन केरला इन 1498। पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो एक्सप्लोरर था वो 1498 में इंडिया पहुंचा और कहाँ पे पहुंचा? कैलिकट, केरला में। वास्को डी गामा वाज ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर एंड द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। ये वास्को डी गामा जो थे ये एक पर्सन था, ये एक एक्सप्लोरर था। जैसे आजकल आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर्स होते हैं वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो वैसे ही ये भी एक एक्सप्लोरर था। ये पहला पुर्तगीज था, ये पहला यूरोपियन था जो सी रूट से इंडिया में दाखिल हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे लोग इंडिया में दाखिल हुए थे, यूरोप से दाखिल हुए थे, लेकिन वो सिल्क रूट से दाखिल हुए थे या अरब साइड से दाखिल हुए थे। तो ये पहला ऐसा बंदा था जिसने सी रूट लेके इंडिया पहुंच गया। फ्रांसिस्को अल्मीडिया वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। सबसे पहले पुर्तगीज ने अपने यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो उनका पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को अल्मीडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी रीचड इंडिया इन 1602। पुर्तगीज के बाद डच भी यहाँ आए, नेदरलैंड्स वाले, डच को नेदरलैंड्स भी कहते हैं, वो 1602 में यहाँ इंडिया पहुँच गए। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीचड इंडिया ऑन 24 अगस्त 1608। और कहा जाता है जॉन वॉट्स, उसको कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का फाउंडर, उसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की फाउंडेशन डाली। रेड ड्रैगन, कुछ लोग कहते हैं रेड ड्रैगन, कुछ लोग कहते हैं हेक्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेड ड्रैगन एंड हेक्टर वर द फर्स्ट शिप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच अराइव्ड इन इंडिया। और सर विलियम हॉकिंस वाज द कमांडर ऑफ हेक्टर एंड इट एंकर्ड एट सूरत। ये पहली शिप्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, रेड ड्रैगन एंड हेक्टर। अगर क्वेश्चन में रेड ड्रैगन ऑप्शन है, हेक्टर नहीं है, तो आप रेड ड्रैगन को ही टिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि रेड ड्रैगन ही है, लेकिन अगर ऑप्शन वहाँ पे हेक्टर है तो आप हेक्टर को भी टिक कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत एंड फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया वाज सूरत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो लगा ली वो वेस्ट कोस्ट पे लगा दी इंडिया के, तो कहाँ पे लगा दी? सूरत में। और वहाँ पे उन्होंने पहली प्रेसिडेंसी कायम की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट कोस्ट ऑफ मसूलीपट्टनम। ईस्ट कोस्ट में उन्होंने जो पहली फैक्ट्री लगा ली वो कहाँ पे लगा ली? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। In 1765, British East India Company was granted the दीवानी और राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल एंड बिहार। तो यहाँ पे उससे पहले मुगल्स रूल करते थे या बहुत सारी यहाँ पे प्रेसिडेंसीज थी, 500 से ज़्यादा प्रेसिडेंसीज थी। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी जो चला रहे थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप टैक्स कलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उनको ये राइट दिया। 1773 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड ए कैपिटल इन कलकत्ता एंड अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इंडिया में जो कायम किया उसका नाम था वैरन हेस्टिंग्स। और वो कहाँ का प्रेसिडेंट था? प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल लास्टेड अंटिल 1858। तो 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश जो मोनार्की थी, ब्रिटिश जो क्वीन थी, उन्होंने ये राइट दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ही जो इंडिया है उसको चलाओ, आप वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे हुकूमत करो। आफ्टर द रेबिलियन ऑफ
1857। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है यहाँ पे इंडिया में खत्म होता है कब? 1857 में। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम्ड द टास्क ऑफ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया इन न्यू ब्रिटिश राज। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि तुमसे ये संभल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे कि हम खुद ही चलाएंगे, इंडिया को डायरेक्ट रूल करेगा। जो ब्रिटिश राज यहाँ पे है वो अब शुरू हो जाएगा, कंपनी रूल 1858 से यहाँ पे इंडिया में खत्म हुआ और ब्रिटिश राज यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रॉट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल इन 1773। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया कब? 1773 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय वैरन हेस्टिंग्स एंड विलियम जोन्स इन 1784। फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया का था, उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था यहाँ पे इंडिया में, वो उसको कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वही यहाँ पे पूरे इंडिया को चला रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम ये जो गवर्नर जनरल है हमारा, उसको हम नाम बताएंगे कि उसको कहेंगे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। जामे जमशीद वाज ए इंग्लिश एंड गुजराती वीकली पब्लिश्ड बाय पीएम मोतीवाला इन 1831। जामे जमशीद एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और गुजराती लैंग्वेज में भी ये आता था, ये वीकली पब्लिश होता था और इसको किसने स्टार्ट किया था? पीएम मोतीवाला ने 1831 में। इन 1835 इंग्लिश वाज मेड ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 1835 में इंडिया इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लिया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे। इन 1838 फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज सेट अप, इट वाज कॉल्ड एज जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। 1838 में पहली जमींदारी एसोसिएशन, पहली ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाई गई और उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 20 यहाँ पे है, विडो रिमैरेज एक्ट 1856 वाज पास्ड अंडर लीडरशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के दौर में जो विडो रिमैरेज एक्ट 1856 था वो पास किया गया। गडकरी रिवोल्ट बिगिन इन कोल्हापुर इन 1844। गडकरी रिवोल्ट 1844 में स्टार्ट हुआ। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी कैप्चर्ड इन 1848 बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा फर्स्ट स्टेट थी इंडिया में जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर कर लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा रूल था, एक ऐसा एक्ट था ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें कहा गया था कि अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं है, अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं, अगर राजा का कोई अपना बेटा नहीं है, तो जब राजा मर जाएगा, राजा के मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके नज़दीकी रिश्तेदार में बांट दी जाएगी, लेकिन जो पूरी हुकूमत है उसको ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेंगे क्योंकि उसका लीगल हायर नहीं है, क्योंकि उसका अपना कोई सन नहीं है, अपनी कोई डॉटर नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो सतारा थी, ये जो बहुत ही खतरनाक एक्ट था, बहुत ही बुरा एक्ट था, तो उससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले किसको कैप्चर कर लिया गया? सतारा स्टेट को। सतारा एक प्रेसिडेंसी थी इंडिया में। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टुक प्लेस इन ईयर 1849 ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो पंजाब को अपने अंडर किन्होंने लिया? ब्रिटिशर्स ने। 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अपने अंडर ले लिया क्योंकि ये जो पंजाब था वो उससे पहले, ये पंजाब किसके पास था? ये पंजाब उससे पहले सिख रूल के अंडर था। और यहाँ पे उन्होंने कायम किया किसको? लॉर्ड लॉरेंस वाज अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर। तो लॉर्ड लॉरेंस पहले चीफ कमिश्नर थे पंजाब के। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। पॉइंट नंबर 25, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पोज्ड नवाब ऑफ अवध फॉर एलिजेड मिस गवर्नेंस। तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे। तो जो प्रेसिडेंसीज यहाँ पे थी इंडिया में 500 से ज़्यादा, तो उनके जो राजा महाराजा थे उनको हटा देते थे और वहाँ पे कब्जा कर लेते थे किसी न किसी तरीके से। तो इस तरह से 1856 में उन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया। फर्स्ट मार्टियर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 किसको कंसिडर किया जाता है? मंगल पांडे को। इन 1857 कोलिन कैम्पबेल वन बैटल ऑफ पानीपत। तो 1857 में जो ग्रेट इंडियन रिवोल्ट था वो फूट पड़ा। तो बहुत सी जगहों पे, लगभग ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारी जगहों पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट हो गया। दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, तो बहुत सारी जगहों पे ये ऐसा ही हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो कोलिन कैम्पबेल थे तो उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जीत ली और उसने फिर कानपुर को भी अपने अंदर ले लिया और लखनऊ को भी अपने अंदर ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग ब्रिटिशर्स, शी वाज किल्ड बाय हगरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में रूल कर रही थी तो उसको ब्रिटिशर्स ने मारा। और कौन थे, किसने मारा उसको? हगरोज ने। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय जनरल जॉन निकोलसन। तो दिल्ली को किसने कब्जा कर लिया? जॉन निकोलसन ने। तो उससे पहले यहाँ पे दिल्ली में कब्जा किसका था? बहादुर शाह जफर जो थे सेकंड थे।
तो उनका वहाँ पे टाइटुलर हेड थे वहाँ के, तो उसको हटा दिया इन्होंने, जॉन निकोलसन ने। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स वाज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द 1857 अमंग द सिपॉयज हम कह सकते हैं, जो मेन जो रीज़न था ये इन्होंने एनफील्ड राइफल्स लाई, जो उसमें कार्ट्रिजेस थे, उसमें पिग फैट था इस्तेमाल किया गया था या काउ फैट इस्तेमाल किया गया था, जिससे हिंदूज जो सोल्जर्स थे उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, और या मुस्लिम सोल्जर्स थे उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये मेन रीज़न था कि जो सिपॉयज म्यूटनी हुई 1857 में, उसका ये मेन रीज़न था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तंग किया था यहाँ के जो रूलर्स थे उनको, यहाँ के लोगों को तंग किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इस वजह से ये 1857 में रिवोल्ट हुआ बहुत सारी जगहों पे इंडिया में एक साथ। पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। हिंदू लूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पॉइंट नंबर 33 यहाँ पे है, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज सतारा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सतारा पहली ऐसी स्टेट थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कैप्चर कर दिया गया था। तो उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल जीतपुर था, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, अवध, उदयपुर, और भी बहुत सारी स्टेट्स है जिनको ब्रिटिशर्स ने बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, अपनी हुकूमत के अंदर उन्होंने उसको लाया। अब इस क्वेश्चन का मकसद यहाँ पे इसलिए, इस पॉइंट का मकसद इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पहले भी लिखा था, अभी दूसरी बार भी लिखा है। इसका मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे आपको आया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से किस स्टेट को कैप्चर नहीं किया गया, तो उसमें इनमें से 3 स्टेट्स दी गई हैं, 3 ऑप्शन, और जो पांचवा जो ऑप्शन है, जो चौथा जो ऑप्शन है वो कुछ और है, तो उससे आपको पता लग सकता है कि ये स्टेट्स उन्होंने कैप्चर की थी, और बाकी जो ऑप्शन चौथा ऑप्शन होगा तो उसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि ये कैप्चर नहीं की थी उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। तो इसका यही मकसद है। फर्स्ट विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज हैदराबाद। तो सब्सिडरी अलायंस भी उन्होंने एक विलियम विल्से जो एक ब्रिटिश थे, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम यहाँ पे लागू कर लिया, क्योंकि और यहाँ के जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने कहा कि हम आपकी रखवाली करेंगे, हम आपको बाहर के इन्वेडर से बचाएंगे, तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको फौजी मदद देंगे। तो उससे क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नवाब ऐसे थे, उन्होंने मान लिया, तो इस तरह से फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अपनी फौज लगा ली और सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि सबसे पहले जो स्टेट उन्होंने अपने अंडर कर ली बाय द सब्सिडरी अलायंस, ये भी एक हुर्बा था उनके जहन में, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का मदद लेके हैदराबाद को अपने अंदर ले लिया। फर्स्ट जो सब्सिडरी अलायंस की विक्टिम थी वो हैदराबाद थी, हैदराबाद स्टेट। फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन सब्सिडरी अलायंस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। तो यही निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया। जैसे आजकल आप देखते हैं नेटो है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं नेटो। तो किसी भी कंट्री को अगर थ्रेट है, फॉर एग्जाम्पल अभी यूक्रेन को थ्रेट है रशिया से, तो यूक्रेन तो अभी नेटो का पार्टनर नहीं है, नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो ये कोशिश करता है कि नेटो का मेंबर बन जाए। लेकिन अगर आप कोई और मुल्क देखेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, जर्मनी है, या बाकी यूएसए है, या बाकी ब्रिटेन है, तो ये क्या करते हैं, अगर किसी भी कंट्री को इनमें से तो कोई थ्रेट है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने भी इन्होंने क्या कहा था कि सब्सिडरी अलायंस हम बनाएंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने इसका गलत फायदा उठा लिया और हैदराबाद को अपने अंडर इसी के जरिए अपने अंडर कर लिया। ट्रीटी ऑफ बेसेन वाज साइंड ऑन 31 December 1802 बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकंड, द मराठा पेशवा ऑफ पूना इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। ट्रीटी ऑफ बेसेन किसके दरमियान हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान और बाजीराव जो मराठा पेशवा थे पूना के, तो उनके दरमियान ये हुई 31 December 1802 में। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड ओपियम, क्योंकि ये उनको बहुत सारा पैसा उनको मिल जाता था ओपियम से या इंडिगो से। इंडिगो को एज ए डाई इस्तेमाल करते थे, कपड़ों में लगाते थे, तो फैक्ट्रीज में उनको डाई की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए इंडिगो कहते थे, यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको कहते थे कि आप इंडिगो लगाओ या आप ओपियम लगाओ, क्योंकि वो ओपियम का ट्रेड भी करते थे चाइना के साथ या बाकी ममालिक के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एलन ओक्टेव ह्यूम ऑन 28 December 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई? 1885 में, 28 December। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बई। तो फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? गुरुकुल तेजपाल दास कॉलेज इन बम्बई। एक्चुअली ये सेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में आउटब्रेक हुआ, कोरोना आउटब्रेक, तो डिजीज आउटब्रेक हुआ, तो फिर क्या हुआ कि ये सेशन को शिफ्ट किया गया बम्बई में। WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी सर्वड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। और एलन ओक्टेव ह्यूम वाज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट सेशन। पॉइंट नंबर 41 है, दादाभाई नौरोजी इज कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 3 times। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मैं आपको ये जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही है, तो लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो उम्मीद है यू विल बियर विथ मी। तो आप
इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन अलीगढ़ इन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने क्या बनाया, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ड्यूरेंट लाइन वाज डिमार्केटेड इन 1892, और जो इंडिया के वायसराय थे वो लैंडसडो थे, और जो अफगानिस्तान के अमीर थे। ड्यूरेंट लाइन आपको पता होगा कि बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान है, अफगानिस्तान के दरमियान थी, लेकिन आजकल ये जो ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर का छोटा सा हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के अंडर है, तो वहाँ पे ये ड्यूरेंट लाइन है, तो वहाँ से ये अफगानिस्तान का बॉर्डर बना लेती है। तो अफगानिस्तान के रूलर कौन थे, अब्दुल रहमान। Britishers divided Bengal into East Bengal with Muslim majority and Assam with Hindu dominated population on 16th of October 1905 under the leadership of Viceroy Lord Curzon। तो लॉर्ड कर्जन के ज़माने में बंगाल को पार्टीशन किया गया, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो बंगाल को डिवाइड किया गया क्योंकि बंगाल नर्व सेंटर था प्रोटेस्ट्स का, बंगाल नर्व सेंटर था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बंगाल को डिवाइड करते हैं ऑन द कम्युनल बेसिस, कहेंगे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो उससे इनके दरमियान फूट पड़ जाएगी, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये जो असली रीज़न था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का ने इसको रीज़न बताया कि डिवाइड करने का रीज़न था, उन्होंने कहा कि बंगाल एक बहुत ही बड़ी प्रेसिडेंसी है, बहुत ही बड़ी स्टेट है, तो उसको गवर्न करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे दो प्रोविंसेस में, उससे हमको आसानी हो जाएगी इसको रूल करने में। लेकिन जो असली रीज़न था वो था इसको ये एक नर्व सेंटर था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा 1905 7 अगस्त 1905 को लॉन्च किया गया। इंडियंस मेनली बाइकॉटेड मैनचेस्टर क्लॉथ। जो इंडियंस थे उन्होंने बाइकॉट किया किन चीज़ों को, उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी गुड्स इस्तेमाल करेंगे, इंडिया के गुड्स इस्तेमाल करेंगे, जो बाहर से गुड्स आते हैं, अंग्रेज लाते हैं, तो उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैनचेस्टर क्लॉथ यहाँ पे आ जाता था ब्रिटिशर्स का, उसको बाइकॉट किया, और लिवरपूल सॉल्ट जो इंडियन यहाँ आता था ब्रिटिश से, तो उसको बाइकआउट किया। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन किया एज ए रिप्राइजल। तो टिट फॉर टैट इनको बताया गया कि हम स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करेंगे क्योंकि आपने बंगाल को डिवाइड कर दिया। इन 1907 सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। 1907 में कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो कहते थे कि आपकी पॉलिसीज ऐसी है, बाकी लोगों को कहते हैं कि इंडियन कांग्रेस की पॉलिसीज ऐसी है कि जिनसे इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, तो इनकी पॉलिसीज में फॉल्ट है। तो इनके दो ग्रुप्स हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मॉडरेट्स कहा गया, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया, क्योंकि उनके जो ख्याल थे वो थोड़े से ज़्यादा उनमें जोश था। रश बिहारी घोष was elected the president of Indian National Congress in Surat session 1907 against wishes of extremists। तो 1907 में ये जो सूरत सेशन हुआ उसमें रश बिहारी घोष प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ लोग इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि जो रश बिहारी घोष है उसको प्रेसिडेंट बना लिया जाए, बल्कि वो ये कहते थे कि रश बिहारी घोष के बजाय उनके एक साथी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये अलग हो गए किनसे, ये जो मॉडरेट्स थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष वर द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्प्लिट हुई तो इसमें तीन चार लीडर्स फेमस थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, जिनको आप जानते होंगे, और अरविंदो घोष भी उनमें थे। तो ये इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा गया। पॉइंट नंबर 50 हमारे पास है, बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर्स, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी लैंग्वेज। इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका बाय आगा खान, नवाब समीउल्लाह, वकार मुल्क एटसेट्रा ऑन 30th of December 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, कहाँ पे, ढाका में। तो यहाँ पे याद रखना कि ये आगा खान जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसको बनाया गया तो जिन्ना इसमें नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें नहीं थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन 1911 बाय वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंगी एट दिल्ली दरबार। तो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई, बहुत सारी और भी कार्रवाइयाँ चलाई गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो फिर क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, नलिफाई कर दिया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे के दौरान। जो दिल्ली दरबार हुआ उसी में इसको कहा गया कि हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बंगाल का जो पार्टीशन है अब नहीं रहेगा। तो कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911। जो कैपिटल इंडिया की थी वो तब तक कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी। ब्रिटिशर्स कलकत्ता से इंडिया को चला रहे थे, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब रिवर्स कर दिया गया तो उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट किया गया दिल्ली। नेशनल एंथम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कलकत्ता सेशन जो 1911 में हुआ उसमें पहली बार इंडिया का नेशनल एंथम सुनाया गया। इंडिया का नेशनल एंथम पहली बार कब सुनाया गया, कलकत्ता सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ। अली मोहम्मद जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कब की, 1913 में। फर्स्ट फिल्म जो इंडिया में चलाई गई वो थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। गदर पार्टी वाज फॉर्मड एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय लाला हरदयाल, रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, सोहन सिंह बकाना, तारकनाथ दर जैसे लीडर्स इसमें थे। तो गदर पार्टी कहाँ पे बनाई गई, यूएसए में। कहाँ पे बनाई गई, यूएसए में। तो
कामागातो मारो इंसिडेंट भी हुआ, कब हुआ? तो यहाँ पे एक शिप थी जो जा रही थी वैनकूवर जा रही थी, ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ से जा रही थी हांगकांग से। तो उसमें बहुत सारे लोग सवार थे, उसमें पंजाब से बहुत सारे सिख उसमें सवार थे, लगभग 376 पैसेंजर्स उसमें थे। तो सिर्फ 24 पैसेंजर्स को कहा गया है कि उनको कहा गया कि आप नीचे उतर सकते हैं शिप से, और बाकी को कहा गया 352 को कहा गया कि आप यह शिप से बाहर नीचे नहीं उतर सकते, उनको कनाडा में उतरने नहीं दिया गया। तो फिर क्या स्टार्ट हुआ, ये ऐसी जो चीज़ हो गई यहाँ पे, ऐसा जो वाक़ा हो गया, तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पे चला कामागातो मारो इंसिडेंट मूवमेंट चला। रेस्पॉन्सिविस्ट्स एक ग्रुप था जो कॉपरेट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टू सेफ गॉड हिंदू इंटरेस्ट्स। दे इंक्लूड लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एंड एनसी केलकर। अगर आपको कभी भी ये पॉइंट आ सकता है, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, रेस्पॉन्सिविस्ट्स कौन थे? तो ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ चीज़ों में कॉपरेट कर रहे थे कि ताकि जो हिंदू जो कम्युनिटी है उनकी इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड किया जाए। गांधी रिटर्नड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915। गांधी रिटर्न कब हुए? गांधी बाज़ाब्ता तौर पे साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस आए? उससे पहले भी वो कभी कभी आते थे इंडिया, तो लेकिन वहाँ पे 9 जनवरी 1915 में वो परमानेंटली यहाँ पे साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आए। तो 9 जनवरी एक खास दिन मनाया जाता है इंडिया में। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि 9 जनवरी को जब गांधी आए तो उसकी याद में यहाँ पे इसको क्यों मनाया, किस दिन के एज ए विच डे मनाया जाता है 9 जनवरी को। लखनऊ पैक्ट वॉज साइनड इन 1916 बिटवीन मुस्लिम लीग एंड आईएनसी। लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया गया, किसके दरमियान? मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान। इन 1916 गांधी अटेंडेड फर्स्ट सेशन एट लखनऊ। गांधी ने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो अटेंड किया वो कौन सा किया? लखनऊ का सेशन 1916 में। एनी बसंत स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 एट मद्रास, वाइल एस तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट इन पुणे। तो दो जगहों पे होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, मेनली इसको एनी बसंत के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन तिलक ने भी, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने इसको पुणे में स्टार्ट कर दिया। साबरमती आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी इन 1917 में साबरमती आश्रम की बुनियाद रखी किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी पार्टिसिपेट इन चंपारण सत्याग्रह इन 1917। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने शमूलियत कर ली। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ, तो 1917 में उसमें चंपारण बिहार में है, तो 1917 में वहाँ पे उन्होंने इसमें शमूलियत कर ली। और आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार, बंगाल वगैरह ये एक साथ थे, तो इसको आजकल जो चंपारण है वो कहाँ पे है? बिहार में है। इन 1918 ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अहमदाबाद मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट जो अभी गुजरात में है, एंड खेड़ा सत्याग्रह आल्सो। तो इन मूवमेंट्स में गांधी ने पार्टिसिपेट कर लिया। पॉइंट नंबर 66 है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी ड्यूरिंग दी चंपारण सत्याग्रह। जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ, जब चंपारण में रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गलत रवैया रखते थे किनके साथ? यहाँ के जो पीजेंट्स थे। तो उसके खिलाफ जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, वहाँ पे जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद क्या किया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जब महात्मा गांधी का जो ताकत देखा, उसके प्रोटेस्ट का ताकत देखा, तो उन्होंने क्या किया कि उसको किस खिताब से नवाजा? उसको क्या बताया कि महात्मा गांधी का टाइटल दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली ऑन 18 मार्च 1919 passed the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919। तो 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था दिल्ली में, तो उन्होंने इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास किया जिसको आप मोस्ट फेमसली आप बोल सकते हैं, उसको राउलेट एक्ट भी कहते हैं। तो ये पास किया किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 18 मार्च 1919 में। इसको राउलेट एक्ट भी कहते हैं। राउलेट एक्ट 1919 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लॉ। तो इसको हिस्ट्री की बुक्स में ये ब्लैक लॉ के नाम से माना जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड बाय शाहजानंद सरस्वती इन 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा बना ली। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज स्टार्टेड बाय मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड बरकतुल्ला। तो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी किसने स्टार्ट की? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड बरकतुल्ला ने। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पेव्ड वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया एंड इट वाज सेट अप इन 1926। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ? उसको एस्टैब्लिश किया गया 1926 में। किस एक्ट के द्वारा? कब एक्ट पास हुआ था? जो एक्ट पास हुआ था 1919 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वाज सेट अप बाय चंद्रशेखर आजाद इन 1928 एट फिरोजशाह कोटला, दिल्ली। 1857 जो एक बुक है किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ सेन ने। बोनापार्ट ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? रंजीत सिंह को। राजा रंजीत सिंह जो सिख रूलर थे उसको कहा जाता है बोनापार्ट ऑफ ईस्ट। किसने खिताब दिया किसको? विक्टर जैकमोट थे, उन्होंने खिताब दिया रंजीत सिंह को। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक बुक है, इसको किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने। पॉइंट नंबर 77 है यहाँ पे, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर, पंजाब। आपको पता होगा कि 2 लीडर्स ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किए थे, तो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि
जनरल ड्रायर ने अंधाधुन गोलियां चलाई हो, फौजियों को हुक्म दिया, अंधाधुन गोलियां चलाई, बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए। तो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग, इसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग मारे गए और फिर उस पर ब्रिटिशर्स ने एक इंक्वायरी कमीशन भी बना ली। उसको कहा कि इंक्वायरी कमीशन बना लिया, जैसे आजकल बनाते हैं इंक्वायरी कमिटीज़ बनाई जाती है। तो उसके जो हेड थे हंटर, तो उसको कहा गया कि हंटर कमेटी है, लेकिन उन्होंने जो फाइंडिंग बना ली अपने हिसाब से बना ली और कहा कि कुछ नहीं मारे गए, बहुत कम लोग मारे गए, 100-200। तो इसलिए ये एक ऑफिशियल वाइट वॉश था। इस गांधी ने इसको क्या कहा, इस कमेटी की फाइंडिंग को कहा कि ये ऑफिशियल वाइट वॉश है। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की? शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स। अगर इतना भी आएगा कि अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया, अगर ऑप्शंस में अली ब्रदर्स हैं तो उस पर टिक कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं आएंगे तो सबको टिक कर देना। उसमें कौन थे खिलाफत मूवमेंट में? सबसे पहले कौन कौन थे? हकीम अजमल खान भी थे, अब्दुल कलाम भी, आज़ाद भी थे। तो इसको कब स्टार्ट किया गया? 1919 में। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टॉपल किया था ऑटोमन एम्पायर को। तुर्की में ऑटोमन जो मुस्लिम रूलर्स थे तो उनको हटा दिया था, वहाँ पे भी कब्जा कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ से। तो यहाँ पे जो उसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उस मूवमेंट को नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया और उन्होंने इस सर्विस को ज्वाइन ही नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया? 1921 में उन्होंने ज्वाइन की इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनको बनाया गया इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 गांधी ज्वाइनड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कलकत्ता सेशन जो 1920 में हुआ तो गांधी ने फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर दी। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन अगस्त 31, 1920। तो ये गांधी जी की पहली मास मूवमेंट थी जिसमें कहा गया कि गांधी ने पूरे मुल्क में से जो भी लोग थे उनको कहा कि इस मूवमेंट में आप हिस्सा ले लो। कब स्टार्ट की? अगस्त 31, 1920। इससे पहले भी गांधी ने बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन वो छोटे लेवल पे किए थे, लेकिन ये एक नेशन वाइड मूवमेंट थी। ऑन 5th of February 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट हैपेंड एट गोरखपुर, यूपी। तो आपको पता होगा कि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, तो उसमें 20 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं उनको जिंदा जलाया गया। वहाँ पे पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद ये क्योंकि गांधी ने कहा कि हम वायलेंस पे भरोसा नहीं रखते हैं, वायलेंस हमारे मतलब हम वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके बाद क्या किया कि जो उनका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको उन्होंने रोक दिया। ऑन 12th of February 1922 गांधी विड्रू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1922 में गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। स्वराज पार्टी वॉज लॉन्च्ड इन 1922 बाय सीआर दास एज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज सेक्रेटरी। जब गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको स्टॉप किया, उसको रोक लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा कि ये एक नेशनल कैलेमिटी है, क्योंकि ये जो मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी इसको रोकना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से कुछ लोग अलग भी हो गए कांग्रेस से। उनमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास थे, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी, तो उसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब लॉन्च की गई? 1922 में। Margaret Cousins launched All India Women's Conference in 1927 at Madras. In 1927, Madras session of INC decision regarding boycott of Simon Commission was taken. तो जो 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन जो वक्त से पहले अपॉइंट किया गया है 1927 में, जिसको अपॉइंट करना था 1929 में, तो इसके क्या हुआ कि इंडियंस जो थे खुश नहीं थे, बिल्कुल इसके हक में नहीं थे, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स भी थे वो सभी 7 मेंबर्स वो इंग्लिश थे। तो इसको बाइकआउट करने का फैसला किया किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास सेशन में। ऑन 8th of November 1927 7 मेंबर साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। तो यहाँ पे 7 मेंबर इंडियन साइमन कमीशन जो साइमन कमीशन था उसमें 7 मेंबर्स थे। तो उन्होंने 8 नवंबर 1927 को इंडिया का विजिट किया, लेकिन उनका स्वागत काले झंडों के साथ किया गया यहाँ पे, तो उनका बाइकआउट कर दिया गया। उनसे ना कोई मिला ना कोई कुछ। तो फिर क्या हुआ कि इन 1928 साइमन कमीशन रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन पार्टीज। तो साइमन कमीशन यहाँ पे आया था, कुछ रिपोर्ट ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनको देने वाला था वापस। तो जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया साइमन कमीशन ने वहाँ पे, तो उसको इंडियन पार्टीज ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसके खिलाफ जो स्लोगन उन्होंने प्रिपेयर किया कि उन्होंने स्लोगन दिया गो साइमन बैक, गो बैक साइमन। साउंडर्स ऑर्डर्ड लाठीचार्ज ऑन प्रोटेस्टर्स एट लाहौर इन 1928। तो साइमन कमीशन के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 1928 में। तो वहाँ पे लाला लाजपत राय भी थे लाहौर में, तो ये लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा था। तो सांडर्स जो थे, जो डिप्टी एसपी थे लाहौर के, तो उन्होंने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। तो उसमें लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत भी हो गई। इन 1928 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेंट टू लाहौर पुलिस स्टेशन एंड किल्ड डिप्टी एसपी सांडर्स। तो इसको कहा जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस। 1928 में क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
लाहौर पुलिस स्टेशन में गए वो, क्योंकि उनको पता था कि लाला लाजपत राय के जो कातिल है वो यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने वो मारने गए, किसको, सॉन्डर्स को मारने गए, तो उन्होंने वहाँ पे डिप्टी एसपी सॉन्डर्स को मार दिया। असल में उनको जो मारना था, उनको सुकाट को मारना था, जो हेड था पुलिस का, लेकिन वहाँ पे वो नहीं थे, वहाँ पे सॉन्डर्स थे जो डिप्टी एसपी थे, तो उन्होंने उसी को मार दिया। तो इसको कहा जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस। इंडियन पार्टीज प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ दियर डिमांड्स पॉपुलरली नोन एज नेहरू रिपोर्ट इन 1928। तो जाहिर है कि जो पार्टीज होती है, हुकूमत में होती है, हुकूमत से बाहर भी होती हैं, तो उनको कहा जाता है कि कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करो, आपकी जो डिमांड्स है वो बताओ। तो इस तरह से इंडियन पार्टीज को भी कहा गया कि एक रिपोर्ट आप बना लीजिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना लिया, तो उसको कहा गया है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट। तो इसको बनाया, इसको जो हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, इसको हेड कर रहे थे। इरविन प्रपोज्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1929। तो लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने प्रपोज की कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए लंदन में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे वो डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टीज के साथ, इंडियन जो रूलर्स थे, यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स के तो उनसे हम डिस्कस करेंगे जो भी उनके मसले मसाइल है। तो उन्होंने कहा कि 1929 में उन्होंने ये प्रपोजल रखा। एट लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी इन 1929 डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पुट फॉरवर्ड, आल्सो कॉल्ड एज पूर्णा स्वराज। पूर्णा स्वराज की डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब रखी, 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसमें ये जो आईएनसी का सेशन हुआ लाहौर में, तो इसमें कुछ और फैसले भी लिए गए। फॉर एग्जांपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेगी कांग्रेस, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको भी लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल टैक्सेस वगैरह हम नहीं देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 94th पॉइंट यहाँ पे है हमारे सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड ट्राई कलर ऑन बैंक्स ऑफ रावी रिवर ऑन 31st of December 1929। तो लाहौर सेशन में वहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, तो उन्होंने 31st of December 1929 को अपना झंडा लहरा लिया। कब लहराया पहली बार, 31st of December 1929। किसके किनारे, दरियाई रावी के किनारे, रिवर ऑफ लाहौर रावी को कहते हैं, तो उसी के किनारे उन्होंने ये लहराया। 26th of January 1930 was fixed as first Independence Day during the Lahore session। जाहिर है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कुछ ऐसे फैसले भी कर रही थी कि जिससे ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ जाए, जिससे ब्रिटिशर्स ये मतलब मजबूर हो जाए उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ उनके डिमांड्स मानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, हम कहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। तो ये भी फैसला हुआ कहाँ पे, लाहौर सेशन में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी ऑन 12th of March 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब गांधी ने स्टार्ट किया, 1930 में 12th of March। तो कब से कहाँ से स्टार्ट किया, दांडी टुक आउट दांडी मार्च, गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी विलेज तक, जो नवासरी डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। तो अलॉन्ग विथ 70 अदर फॉलोवर्स, तो उन्होंने 385 किलोमीटर्स का फैसला तय किया 24 दिन में। और साल्ट ला जो ब्रिटिशर्स का था कि हम ही साल्ट बना सकते हैं, तो गांधी ने एक मुट्ठी भर नमक बनाया 6 अप्रैल 1930 को, और एज ए प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स को दिखाया कि नहीं, हम खुद बनाएंगे साल्ट, हम आपकी मतलब आपके माथत नहीं रहेंगे। Chittagong Armory was raided by Surya Sen on 18th of April 1930। First round table conference was held in London on 12th of November 1930 से लेके 13th of जनवरी 1931। और इसको बाइकआउट किया किसने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने बाइकआउट किया। इसके अलावा बहुत सारे जो पार्टीज यहाँ पे थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, तो उन्होंने इसमें शमूलियत कर ली। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग थी, या डिप्रेस्ड क्लास को अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे, या हिंदू महासभा को मुंजी रिप्रेजेंट कर रहे थे, या प्रिंसली स्टेट्स को हैदराबाद के दीवान रिप्रेजेंट कर रहे थे, या प्रिंस ऑफ मैसूर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। फंडामेंटल रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1931 एंड वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया कब, 1931 में, और इसको किसने प्रपोज किया, जवाहरलाल नेहरू ने। इन 1931 कराची सेशन गांधी सेड, तो गांधी ने एक फेमस कोट कहा वहां पे 1931 में कि गांधी मे डाई बट गांधीयंस विल नेवर Gandhians will remain forever। गांधी will may die but Gandhiism will remain forever। तो कराची सेशन में गांधी जी ने क्या कहा, Gandhians may die but Gandhiism will remain forever। दिल्ली पैक्ट साइन किया गया गांधी और इरविन के दरमियान ऑन 5th of March 1931। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी विथड्रॉन एंड प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड। गांधी और इरविन के दरमियान एक मफामत हुई, एक पैक्ट साइन किया गया जिसको कहा गया दिल्ली पैक्ट। कब साइन किया गया, 5th of March 1931 को। और क्या कहा गया इसमें कि गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है उसको बंद करना होगा, और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने जो प्रिजनर्स रखे हैं इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन प्रिजनर्स को रिहा करना होगा। लेकिन गांधी इस पर राजी हो गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक और कंडीशन यहाँ पे रखी थी कि जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन गांधी ने इसको कहा कि चलो ठीक है, इनको मत करो रिहा, बाकी को कर दो। तो
उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे इंडिया में थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए गांधी इरविन पैक्ट से। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, जैसा कि आपको अभी पता चला होगा कि उन्होंने कत्ल किया था किसको, सैंडर्स को, क्योंकि सैंडर्स ने पहले ही कत्ल किया था किसको, सैंडर्स ने कत्ल किया था, क्या कहते हैं उसको, लाहौर में जो हुआ था वहाँ पे लाला लाजपत राय, तो उसको कत्ल किया था। तो उसके बदले में सैंडर्स ने सैंडर्स को कत्ल किया गया किसके द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। तो उनको फांसी पे चढ़ाया गया 23 मार्च 1931 को। Gandhi, along with Sarojini Naidu, attended second roundtable conference एट लंदन इन सितंबर 1931 में। तो दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, पहली भी लंदन में हुई, दूसरी भी हुई और तीसरी भी लंदन में हुई। तो गांधी और सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेट करने गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में जो हुई। कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय मैकडोनाल्ड फॉर माइनॉरिटीज ऑन 16 अगस्त 1932। मैकडोनाल्ड्स जो थे उन्होंने अवार्ड क्या किया कि कम्युनल अवार्ड माइनॉरिटीज़ के लिए अनाउंस कर दिया कि हम माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देंगे, उनको एज ए डिफरेंट क्लास कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने ये किया। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर ऑन 25 सितंबर 1932। तो पूना पैक्ट साइन किया गया किनके द्वारा, गांधी और अंबेडकर के दरमियान, क्योंकि मैकडोनाल्ड ने कहा था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, माइनॉरिटीज़ है, उनको हम कम्युनल अवार्ड दे देंगे। कम्युनल अवार्ड क्या था कि उनको रिप्रेजेंटेशन अलग देंगे, उनके लिए अलग से वोटिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होगी, उनको अलग से क्लास कंसिडर किया जाएगा, हिंदू को अलग कंसिडर किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को एज ए डिफरेंट क्लास कंसिडर किया जाएगा, मुस्लिम को जैसे उसमें बाकी बहुत सारे लोग थे जो लोअर क्लास सिटी उनको कंसिडर किया जाता था हिंदुइज्म में। फिर क्या हुआ कि पूना पैक्ट साइन किया गया। गांधी ने फर्स्ट अंटिल डेथ रखा था पूना की जेल में, यरवादा जेल में। तो फिर अम्बेडकर गए वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे जो फैसला कर लिया कि गांधी जो है फर्स्ट अंटिल डेथ ख़त्म कर देंगे, और अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हमें ये जो आपने जो कम्युनल अवार्ड दिया है, कम्युनल अवार्ड रखा है डिप्रेस्ड क्लास के लिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक ही कौम है, हम सभी हिंदू हैं या सभी एक जैसे लोग हैं, तो हम ये कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिहाजा क्या है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और गांधी ने अपना फास्ट खत्म कर दिया। 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे, लंदन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट बट प्रिंसली स्टेट्स एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको व्हाइट पेपर भी कहा जाता है, पास किया गया इसमें 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उसके अलावा जो बाकी पार्टीज थी, इंडियन जो मुस्लिम लीग थी उसने पार्टिसिपेट किया, और अम्बेडकर जो थे उसने भी पार्टिसिपेट किया, और बाकी जो यहाँ पे नवाब थे जो प्रिंसली स्टेट्स के, तो उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, थर्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया गया। और इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, जिसको कहा जाता है व्हाइट पेपर भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज फॉर्मली विड्रॉन बाय गांधी इन अप्रैल 1934। तो फॉर्मली गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कब किया, 1934 में। United Province of Agra and Awadh were renamed as Uttar Pradesh in 1935 by Government of India Act 1935। यूपी को उत्तर प्रदेश नाम मिला कब, 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो उससे पहले उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। INC फॉरवर्ड ब्लॉक was founded by Subhash Chandra Bose in 1939। After the start of Second World War in 1939, August offer was put forward in 1940 by Lord Lilithgow। जो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 में, तो ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की ज़रूरत थी, ब्रिटिशर्स को मशीनरी की ज़रूरत थी, ब्रिटिशर्स को मैन पावर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने यहाँ पे आए और इंडिया को कहा कि आप यहाँ से हमें सोल्जर्स लेने हैं, मदद लेनी है इंडिया से, रॉ मटेरियल वगैरह को। तो उन्होंने क्या किया कि अगस्त ऑफर प्रपोज किया 1940 में। तो किसने प्रपोज किया, लॉर्ड लिलिथगो ने। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन 1940। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन लाहौर सेशन ऑन 23 मार्च 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में 23 मार्च को क्या किया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। कहा कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जिसको हम पाकिस्तान कहेंगे। इन 1942 क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया। तो क्रिप्स मिशन को इंडिया भेज दिया गया, डिफरेंट उसमें उसने प्रपोजल रखे थे। तो उसको गांधी ने क्या कहा, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, तो गांधी ने इसको कहा कि इसके पास जो भी प्रपोजल क्रिप्स मिशन ने हमारे सामने रखे हैं, इसको कहा कि पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक। मतलब चेक भी फ्रॉड है और बैंक भी ऐसा है कि दिवालिया उसका ऑलरेडी निकल गया है। तो मतलब ऐसी ही मिसाल दी कि जिस तरह के प्रपोजल उन्होंने रखे, कि उसको कहा पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक। तो ये किसका स्टेटमेंट था, गांधी का। किसके लिए उन्होंने कहा, क्रिप्स मिशन के लिए। इसको याद रख लेना, कभी आ सकता है एग्जाम में, कहेंगे कि किस मिशन के लिए गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक कहा। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, कब लॉन्च किया गया, 8 अगस्त 1942 में। और स्लोगन दे दिया गया, डू और डाई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, और इसमें जो स्लोगन दिया गया, डू और डाई का
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अगस्त क्रांति और गवालिया टैंक मैदान बम्बई। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? गवालिया टैंक मैदान बम्बई में। ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल रखा। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ऑपरेशन थंडरबोल्ट टू किल क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और इसको बाय फोर्स उन्होंने दबा लिया, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, जेलों में रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट सप्रेस हो गया। आरजी हुकूमत हिंद वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943 इन सिंगापुर। तो आरजी हुकूमत हिंद किसने कायम की? सुभाष चंद्र बोस ने। और उसने अपने आप को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हेड का, इस हुकूमत का मैं जो प्राइम मिनिस्टर हूँ। और ये कहाँ पे उन्होंने कायम की? 1943 में सिंगापुर में। दिल्ली चलो क्राई भी सुभाष चंद्र बोस ने दी 1943 में। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड विवेल इन 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 1940 में ऑर्गेनाइज की गई लॉर्ड विवेल के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान कब रखा गया? 1946 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेट इन 1946 जो थे, जो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई इंडिया में, तो उसके जो हेड थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू थे। बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, चूज किया गया। आसिफ अली वाज इन चार्ज ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सितंबर टू 1946। तो सितंबर टू 1946 में कायम की गई। तो आसिफ अली उसमें क्या थे? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उसमें, इंटरिम गवर्नमेंट में। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। 1946 में पहला सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और कहाँ पे ये कायम हुआ? कहाँ पे ये फर्स्ट सेशन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसको आजकल सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 299 रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग 9 वुमेन। तो इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, 299 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें 9 वुमेन भी थी। त्रिबागा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1946 इन बंगाल। त्रिबागा मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया गया? बंगाल में 1946 में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड कंप्लीट विड्रॉल ऑफ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया बाय जून 1948। तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया कि 1948 जून 1948 तक इंडिया कहाँ से निकलेगा? कंप्लीटली ब्रिटिशर्स इंडिया से निकल जाएंगे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास किया गया वो किस पे बेस्ड था? माउंटबेटन प्लान था, जिसको हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 5 जुलाई 1947 एंड रिसीव्ड रॉयल एक्सेंट ऑन 18th of July 1947. It came into being on 15th of August 1947। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास किया गया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ऑन 5th of July 1947। और इसको क्वीन के जो दस्तखत है, जिस तरह यहाँ पे कोई भी एक्ट पास होता है, कोई भी बिल पास होती है पार्लियामेंट में, फिर एक्ट बनने के लिए उसको क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है? जब साइन करता है तो एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से इसको रॉयल एक्सेंट, क्वीन का एक्सेंट कब मिला? 18th of July 1947। तो इस तरह से ये जो एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये लागू कब से हुआ? 15th of August 1947 में। माउंटबेटन प्लान फिक्स्ड 15th of August 1947 एज डेट ऑफ पावर ट्रांसफर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी कहा साथ में उन्होंने किया, रेड क्लिफ कमीशन बिठाया गया, रेड क्लिफ कमीशन उन्होंने सेटअप किया और कहा कि ये बाउंड्री डिसाइड करेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान चूंकि 2 हिस्से थे पाकिस्तान के, एक था ईस्ट वाला पाकिस्तान और दूसरा था वेस्टर्न वाला, जो आज का पाकिस्तान है। और जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसको वेस्ट बंगाल हम कहते हैं। तो ये 2 हिस्से पाकिस्तान के थे। आजकल ये जो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है यही रेड क्लिफ लाइन इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान, एक्चुअली 3 कंट्रीज़ के दरमियान आजकल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे जो हुकूमत बनाएंगे इंडियंस बनाएंगे, और फिलहाल हम उनको अपना एक गवर्नर वहाँ पे कायम रखेंगे, सिर्फ अपना गवर्नर रखेंगे। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को एज ए गवर्नर रखा। J.B. Kripalani was president of Indian National Congress on 15th of August 1947। J.B. Kripalani इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कब? 1947 में, आज़ादी के वक्त। कौन प्रेसिडेंट थे INC के? J.B. Kripalani। When India got independence, Lord Clement Attlee was Prime Minister of England। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जब आज़ादी हुई, इंडिया का जो इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिशर से, तो उस टाइम कौन थे ब्रिटिश में? वो वहाँ पे ब्रिटिश को हेड कौन कर रहे थे? वहाँ पे कौन हेड कर रहे थे? तो यहाँ पे आंसर है लॉर्ड क्लेमेंट एटली। बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर, किसने लिखी है? हकटॉय। फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया किसको कंसिडर किया जाता है? बलवंत राय मेहता को। और ये गुजरात के 2nd चीफ मिनिस्टर भी थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन केरला
इन 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहाँ पे बनाई गई? केरला में। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया गया 1950 को। अनुशीलन समिति वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। एएमएस नबोदरी पद फर्स्ट कांग्रेस सीएम ऑफ एनी स्टेट। एएमएस नबोदरी पद जो केरला के चीफ मिनिस्टर थे, पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे किसी भी स्टेट के इंडिया में। राजा राम मोहन राय को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। मिरातुल अकबर वॉज ए पर्शियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो अखबार स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो उसका नाम क्या था? मिरातुल अकबर। Theosophical Society was founded by Helena Blavatsky in USA. Arms Act and Vernacular Press Act were passed by under the leadership of Lord Lytton. Lord Lytton के ज़माने में Vernacular Press Act और Arms Act पास किया गया। Vernacular Press Act was repealed by Lord Ripon. तो Vernacular Press Act को रिपील किसने किया? किसने हटाया? Lord Ripon ने। लिटन ने लगाया और रिपन ने हटाया। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ज़ाहिर है आपको पहले ही मैंने बताया कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था जो पूरे इंडिया के लिए था, तो वो कौन थे? वैरन हेस्टिंग। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेटल इंडिया सोसाइटी और नेटल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की? गांधी ने। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। या कभी भी आ सकता है कि नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस भी इसको कहते हैं। तो ये किसने की? गांधी जी ने। इंडियंस के खिलाफ वहाँ पे अत्याचार हो रहा था, तो उनको छोटी नज़र से देख रहे थे लोग, तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, तो उसके खिलाफ गांधी ने वहाँ पे स्टार्ट की नेटल इंडियन कांग्रेस या नेटल इंडियन सोसाइटी। इंडियन ओपिनियन वॉज द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी इन अफ्रीका। तो इंडियन ओपिनियन जो गांधी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया, ये एज ए माउथ पीस काम कर रहा था किस? नेटल इंडियन कांग्रेस का। नेटल इंडियन कांग्रेस का जो माउथ पीस था, जाहिर है कि मीडिया के द्वारा ही जो भी बातें बोल रहे हैं, जो भी आजकल लोग बोल रहे हैं या पिछले ज़माने में बोल रहे थे, पुराने ज़माने में बोल रहे थे, तो जब से मीडिया आया, चाहे प्रिंट आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसी से अपनी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो अखबार था इंडियन ओपिनियन, तो उससे ये नेटल इंडियन कांग्रेस अपनी बात रख रहे थे। इसको हेड कर रहे थे गांधी जी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 प्रेसिडेंट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में हुई और इसके जो हेड थे मोहनदास करमचंद गांधी थे। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी सरेंडर्ड कैसर हिंद टाइटल। तो गांधी ने कैसर हिंद टाइटल सरेंडर किया कब? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा उसी टाइम गांधी ने क्या सरेंडर किया? उस गांधी को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था, कैसर हिंद का टाइटल दिया था गांधी जी को, तो उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया, ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल गंगाधर तिलक। कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा कि कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और भगत सिंह ने क्या कहा? इनकलाब जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी तरह एक नारा दिया, वंदे मातरम। तो इस तरह से कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जिनको याद रखना होगा, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। अंडर लॉर्ड हेडिंगे कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। बंगाल का जो पार्टीशन रिवर्स कर दिया गया, बंगाल का जो पार्टीशन नलीफाई कर दिया गया, तो उसके बाद जो कैपिटल थी इंडिया की वो शिफ्ट कर दी गई कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, लॉर्ड हेडिंगे के ज़माने में। कैप्टन मोहन सिंह सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को लॉन्च करने का प्लान किसने दिया? कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो वाज स्टार्टेड बाय उषा मेहता। उषा मेहता ने ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया। 157th पॉइंट यहाँ पे है, सुधी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय आर्य समाज ऑफ दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती ने बनाया था, तो उसी ने स्टार्ट किया सुधी मूवमेंट भी। स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिकॉर्डेड एज मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। द मिरर ऑफ इंडिगो एक बुक है, एक्चुअली ट्रांसलेशन है बुक का, किसने लिखी है? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण जो बुक है उसी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको क्या कहते हैं? द मिरर ऑफ इंडिगो। तो ये किसने किया है इसको ट्रांसलेट? इसको ट्रांसलेट किया है माइकल मधुसूदन दत्ता ने। माइकल मधुसूदन दत्ता ने इसको ट्रांसलेशन किया। और ये जो नील दर्पण है किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी नील दर्पण जो बुक थी। तो ये एक्चुअली जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद वो जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद नील दर्पण बुक लिखी गई दीनबंधु मित्रा के द्वारा। आनंद मठ इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ एक बंगाली नावल है जिस बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट, और इसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चटर्जी। वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम आनंद मठ। तो इसी नावल से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया क्या? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट वाज सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस।
163rd पॉइंट हमारे सामने है। सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड गांधी एज फादर ऑफ नेशन ऑन आज़ाद भारत रेडियो इन जर्मनी। आज़ाद भारत रेडियो सुभाष चंद्र बोस ने लॉन्च किया था जर्मनी में, तो वहाँ से उन्होंने एड्रेस किया कि गांधी को टाइटल दिया फादर ऑफ नेशन। आज़ाद भारत रेडियो में उन्होंने गांधी को एड्रेस किया एज फादर ऑफ नेशन। अभिमन्यु भारत ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर दास सावरकर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन इन यूके पार्लियामेंट, ही ऑल्सो फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फर्स्ट इंडियन थे जो यूके पार्लियामेंट में थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए मेंबर थे, और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन भी फाउंड की। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, ही ऑल्सो सेट अप बंगाली न्यूज़पेपर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट किया और उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। वाइकोम सत्याग्रह was started in Travancore, Kerala against the untouchables not being allowed to enter the temples and on roads। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया गया? ट्रेवनकोर में, ट्रेवनकोर केरला में, क्योंकि अनटचेबल्स जो थे उनको अलाउड नहीं किया जाता था कि वो मंदिरों में जाए, वो सड़कों पे चले, तो इसी के खिलाफ ट्रेवनकोर में ये वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। गणपति फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक, ही इज रिकॉर्डेड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ही स्टार्टेड केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया और उन्होंने एक तो केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, मराठा न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया उन्होंने। मराठा जो था उन्हीं का न्यूज़पेपर था और केसरी भी उन्हीं का एक न्यूज़पेपर था। नामदारी मूवमेंट और कुका मूवमेंट फॉर रिलीजियस प्यूरिफिकेशन वाज स्टार्टेड बाय गुरु राम सिंह। नामदारी मूवमेंट और कुका मूवमेंट किसने स्टार्ट की? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय करीम शाह एंड गारो ट्राइब्स ऑफ बंगाल। D.K. Karvi founded first women university in Bombay. D.K. Karvi founded first women university in Bombay. Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee. It was sung by Rabindranath Tagore at Calcutta session of Indian National Congress in 1896. वंदे मातरम को पहली बार कब सुनाया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन था, कलकत्ता सेशन 1896 में, उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पढ़ा। 1901 में क्वीन विक्टोरिया मर गई और प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल की फाउंडेशन लगा ली। फाउंडेशन रखी कहाँ पे? कलकत्ता में 1906 में, और फिर इसको ओपन किया गया 1921 में। तो क्वीन विक्टोरिया के याद में प्रिंस ऑफ वेल्स ने क्या बनाया? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस वॉज उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। King George IV was the only British king to visit India and hold a magnificent darbar in 1911 when capital was shifted to Delhi from Calcutta. King George IV पहले और ओनली ब्रिटिश रूलर थे, ब्रिटिश किंग थे जो इंडिया आए और यहाँ पे उन्होंने एक मैग्निफिसेंट दरबार लगा लिया। कब? जब कैपिटल को शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। B.R. अम्बेडकर फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। B.R. अम्बेडकर ने क्या फाउंड की? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। और एक और स्लोगन है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का ये फेमस स्लोगन है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। तो सब्सिडरी अलायंस आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे आजकल नेटो वगैरह है, तो इसी तरह ब्रिटिशर्स ने भी अलायंस बनाई कि सब्सिडरी अलायंस का नाम दिया उसको। तो फिर लेकिन उन्होंने इसका गलत फायदा उठा लिया और यहाँ की जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स है उनको अपने कब्जे में कर लिया। सबसे पहले उन्होंने किसको कब्जे में कर लिया? सबसे पहले जो उनके साथ मिला था हैदराबाद का नवाब, तो उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद को ही कब्जा कर लिया। लॉर्ड मायो वॉज द ओनली वाइसरॉय टू बी किल्ड इन ऑफिस। लॉर्ड मायो ऐसे वाइसरॉय थे, ओनली वाइसरॉय ऐसे थे कि जिनको ऑफिस में उनके टेन्योर के दौरान ही कत्ल कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन पासड इंडियन करेंसी एंड कॉइनेज एक्ट और आर्कियोलॉजिकल एक्ट। लॉर्ड कर्जन ने क्या पास किया है? इंडियन कॉइनेज एंड इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्ट। महद सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय अंबेडकर इन 1927। महद सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? अंबेडकर ने 1927 में। 1906 में लॉर्ड कर्जन मेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज ए परमानेंट बॉडी। 1906 में लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एज ए परमानेंट बॉडी सेटअप किया। लॉर्ड कैनिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन 1857 रिवोल्ट ब्रेक आउट। तो 1857 जो रिवोल्ट ब्रेक हुआ पूरे इंडिया में, तो उस टाइम यहाँ पे कौन थे जो गवर्नर जनरल थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। मदन लाल डिंगरा किल्ड लॉर्ड कर्जन विली हु वाज एडवाइजर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो मदन लाल डिंगरा ने किसको कत्ल किया? लॉर्ड कर्जन विली को। मैडम कामा या बीकाजी रुस्तुम इज रिकॉर्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। मैडम कामा या बीकाजी रुस्तुम, उनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्मड ऑन लैंग्वेज बेसिस। तो आज़ादी के बाद जो पहली स्टेट इंडिया में बनाई गई ऑन लैंग्वेज बेसिस वो आंध्र प्रदेश थी 1956 में, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग थे वो क्या बोल रहे थे? वो तेलुगु जबान बोल रहे थे। पहली स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस कायम की गई कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज इन लंदन एंड फोर्सफुली आर्ग्यूड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनटचेबल्स। लॉर्ड कर्जन ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, क्योंकि वो चाहते थे कि जो यहाँ पे अत्याचार हो रहा है अनटचेबल्स के साथ, डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ, तो उनके लिए कुछ राइट्स सेफगार्ड किए जाए।
Dr. Ambedkar set up the Independent Labour Party in August 1936 to contest the elections in Bombay province. तो 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सेटअप की और उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स भी फील्ड में लगा लिए, तो उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया. अरविंद घोष कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज बैगिंग इंस्टीट्यूट. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को का जो सॉफ्ट एटीट्यूड था, तो उससे बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे, तो उनको बहुत सारे लोग ताने देते थे, बहुत सारे नाम देते थे, उनके नामों से पुकारते थे. तो उनको अरविंद घोष ने क्या कहा, उनको कहा बैगिंग इंस्टीट्यूट है, ये भिखारी इदारा है. The book Mountbatten and Partition of India was written by Larry Colling and Dominic Lapierre. Mountbatten and Partition of India book किसने लिखी है? Larry Colling and Dominic Lapierre. Abdul Ghaffar Khan. Khan Abdul Ghaffar Khan is known as Frontier Gandhi or Simanta Gandhi. Khan Abdul Ghaffar Khan was a Pashtun political and spiritual leader known for his non-violent opposition to the British Raj in British India and a lifelong pacifist and devout Muslim. तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है ये फ्रंटियर गांधी है, बिल्कुल गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, पूरे इंडिया में उनको माना जाता था. सुरेंद्र नाथ बनर्जी is remembered and widely respected today as a pioneer leader of Indian politics. He published a book, A Nation in Making. A Nation in Making किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने. लाला लाजपत राय declared every blow. लाला लाजपत राय ने क्या कहा? Every blow that is hurled on my back will be a nail in the coffin of the British Empire. लाला लाजपत राय ने भी अपना एक स्लोगन जारी किया, अपना एक ये कोट दिया कि every blow that is hurled on my back will be a nail in the coffin of British Empire. ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने. एक्चुअली लाला लाजपत राय उसको कहाँ पे जो साउंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था लाहौर में, तो वहाँ पे उनको ज़ख्मी कर दिया गया और वो फिर बाद में मर गए उसी से, जो उनको चोट लगी थी. तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी उन्हीं पे फिट रहता है, आपको याद रहेगा. उन्होंने ही कहा. लॉर्ड डफरिन इनिशियली कॉल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया. लॉर्ड डफरिन जो थे, उन्होंने पहले जो कांग्रेस थी बहुत पॉपुलर नहीं थी, तो उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कांग्रेस कैसी पार्टी बनेगी, तो उनको हल्के में ले रहे थे. तो उन्होंने कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसमें कोई ताकत वाकत नहीं है. किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने. सर हार्ग्रोव्स डिस्क्राइब्स रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज द बेस्ट ऑफ ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल. तो हार्ग्रोव्स जिसने रानी लक्ष्मीबाई को मारा, तो वो क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट उन्हीं का है, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल. लाला हरदयाल ने क्या किया कि जो गद्दार न्यूज़पेपर था सैन फ्रांसिस्को में, उसको स्टार्ट किया गया. एक्चुअली जो गद्दार पार्टी सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट की गई, वहाँ पे लाला हरदयाल ने ये न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, जिसका नाम था द गद्दार. माउथ पीस ऑफ मॉडरेट्स वाज लीडर न्यूज़पेपर. मॉडरेट्स जो थे, कांग्रेस का जो मॉडरेट फैक्शन था, उनका जो न्यूज़पेपर था वो लीडर था. जवाहरलाल नेहरू was first prime minister of independent India with सरदार वल्लभ भाई पटेल as deputy prime minister. जब इंडिया को आज़ादी दे दी गई 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. और लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कौन आए? सी राजा गोपाल आचार्य वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे. फिर जब इंडिया फ्री हो गया, माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया. उसके बाद एक और गवर्नर जनरल और खाली वही एक गवर्नर जनरल यहाँ पे लाया. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? अपने जो सी राजा गोपाल आचार्य थे, तो उनको एज ए गवर्नर जनरल यहाँ पे कायम किया. लेकिन फिर 1950 में इंडिया ने जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो हटा दिया और ब्रिटिशर्स को बिल्कुल यहाँ से निकाल दिया. तो पूरी तरह से इंडिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. तो ऑन 26 जनवरी 1950 राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जनरल के बदले क्या कहा कि इंडिया ने राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिफोर प्रेसिडेंसी जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो क्या थे? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में. तो ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और मेरे ख्याल में बहुत सारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रॉम द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश टू एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू द इंडियन फ्रीडम इन 1947, जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं, जो भी मेन चीज़ें हुई है, जो भी मेन वाक़ा हुए हैं, तो उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. डिफरेंट डेट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट लोगों को डिस्कस किया, डिफरेंट लोगों के नाम यहाँ पे हमने लिए जिनको याद रखना है, जिनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है. डिफरेंट मोमेंट्स के नाम हमने यहाँ पे लिए, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स के नाम यहाँ पे लिए हमने, डिफरेंट मोमेंट्स के नाम लिए. उम्मीद है कि आपको ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये टॉपिक यहाँ से आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, और आपको जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है.
और साथ में बताना चाहूँगा, अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख लीजिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बता लेना कि अगर कोई खामी है तो वो बता लेना, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो बता देना। क्योंकि एक बंदा जब वीडियो बना लेता है, लिखता है, तो अपने को जो गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स में लिखी है या किसी जगह पे लिखी है, तो वो एक खुद को जल्दी से नज़र नहीं आती है, लेकिन जब दूसरा क्रॉस चेक कर लेता है दूसरा बंदा, तो उसको अच्छी तरह से नजर आता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, सबको रिवाइज हो जाए, और ये वीडियो आपको एग्जाम के बिल्कुल पास में होते ही आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।